नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कन्हैया कुमार पर हमले के बाद योगेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली में भी चुनाव पलट रहा है। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार पर मनोज तिवारी के कार्यकर्ता द्वारा हमला साफ करता है कि दिल्ली में भी ये चुनाव पलट रहा है। कन्हैया कुमार के खिलाफ चलाए गए टुकड़े टुकड़े वाले झूठ का भंडाफोड़ होने के बाद बौखला गई है भाजपा। डटे रहो कन्हैया भाई, जनता आपके साथ है। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में आपकी भूमिका अहम है। दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला हुआ। शुक्रवार देर शाम को हुई इस घटना से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस घटना के बाद एक जनसभा में कन्हैया कुमार ने घटना पर प्रतिक्रिया दी। NSUI ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें कन्हैया कुमार कह रहे हैं, ये साहब गुंडा मत भेजिए, हमने तो आपकी पुलिस देखी है, आपकी जेल देखी है, हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून बह रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो अंग्रेज के चापलूसों से क्या डरेंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कन्हैया कुमार पर हमले की निंदा की और लिखा है कि बीजेपी ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है, इसलिए इस तरह की हिंसा पर उतर आई है। उन्होंने लिखा, उन्हें पता होना चाहिए कन्हैया कुमार कांग्रेस का बब्बर शेर है, जो इस तरह की घटिया घटनाओं से घबराने वाले नहीं है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने 2 वीडियो ट्वीट किए हैं। एक उस वक्त का वीडियो है जब कन्हैया कुमार पर हमला हुआ, वह दूसरा वीडियो मनोज तिवारी की एक सभा का है जिसमें एक तरफ कथित तौर पर वो व्यक्ति बैठा दिखता है जिसमें कन्हैया कुमार पर हमला किया था। BV श्रीनिवास लिखते हैं कि कन्हैया कुमार पर कायराना हमला करने वाले भाजपाई गुंडों पर दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने किसानों को 3 काले कानून दिए थे, हम उनके लिए 3 संजीवनी लेकर आए हैं। पहली संजीवनी MSP की कानूनी गारंटी, दूसरी संजीवनी कर्ज माफी और GST मुक्त किसानी, तीसरी संजीवनी 30 दिन के अंदर फसल बीमा की रकम का भुगतान। इन 3 संजीवनी रूपी गारंटियों के साथ साथ हम गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देने और युवाओं को 1 लाख की पहली नौकरी पक्की करने जा रहे हैं, जिसका सीधा लाभ भी किसान परिवारों को मिलेगा। भाजपा ने किसानों पर लाठियां बरसाई, उनकी राहों में कीलें बिछाई, कांग्रेस उनके लिए प्रगति की राह बनाएगी। कर्ज से मुक्त खुशहाल किसानों के साथ अब हाथ बदलेगा हालात। एक ओर अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने हमले को लेकर अलग बयान दिया है। जब ममता बनर्जी के इंडिया को समर्थन देने की बात और उसके बाद अधीर के द्वारा किए जा रहे हमले को लेकर सवाल पूछा गया तो खड़गे ने कहा कि गठबंधन में ममता बनर्जी को शामिल करने का फैसला अधीर रंजन चौधरी नहीं बल्कि कांग्रेस आलाकमान करेगा। खड़गे ने कहा कि ममता गठबंधन के साथ हैं, अधीर चौधरी निर्णय लेने वाले कोई नहीं हैं, हम कांग्रेस पार्टी और आलाकमान फैसला करेंगे। अगर कोई आलाकमान के फैसले के अनुरूप नहीं होगा तो वो बाहर हो जाएगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के खिलाफ है। जयराम रमेश ने आरोप PM मोदी के एक बयान पर पलटवार करते हुए लगाया। बता दें, PM मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि बुलडोजर कहां चलाना चाहिए, ये बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ से सीखनी चाहिए। इसके बाद जयराम रमेश ने योगी की वेबसाइट पर जाकर वो लेख दिखाया है जिसका टाइटल है आरक्षण की आग में सुलगता देश। वो कहते हैं, इस लेख में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर सीधा हमला है। कैसे शब्द हैं? निकम्मा बनाने वाला आरक्षण, विभाजनकारी राजनीति करने वाला आरक्षण, आरक्षण का ये भयावह दृश्य देखने को मिल रहा है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय व्यक्ति नहीं है। ये सोच RSS की सोच है, ये सोच प्रधानमंत्री की सोच है। ये बाबा साहब के संविधान को हटाना चाहते हैं 400 पार का नारा देकर। असली बात यह है कि कभी भी बीजेपी और RSS को बाबा साहब का संविधान स्वीकार नहीं था। 30 नवंबर 1949 में RSS की एक पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने उसमें लिखा था कि इस संविधान में मनुवादी आदर्श कहीं नहीं मिलते, मनुवादी आदर्शों से ये प्रेरणा नहीं लेती। ये उनका लेख है। तो आज 2024 में हम इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया जनबंधन इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए चुनाव में उतरे हैं। जयराम रमेश ने योगी का आरक्षण विरोधी लेख दिखाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को साफ साफ कह देना चाहिए कि वे योगी को समर्थन आरक्षण को लेकर उनके विचारों की वजह से दे रहे हैं। उनके 400 पार वाले नारे के पीछे भी यही राज है। वो ऐसा इसलिए चाह रहे हैं कि ताकि संसद में 400 सीटों की बहुमत से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का संशोधन कर सकें और दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों से उनके आरक्षण का हक छीन सकें। जयराम रमेश ने कहा, ये दशकों से चली आ रही RSS की साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके मनुवादी सोच पर आधारित
नया संविधान बनाना चाहते हैं। शायद ये वेबसाइट ज़्यादा समय के लिए उपलब्ध ना रहे, लेकिन अभी आप ये लेख यहाँ पढ़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अब योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रही है। वो उनके आरक्षण को लेकर लिखे गए लेख को शेयर कर रही है और कह रही है कि देखिए कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चहेते योगी आदित्यनाथ दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ हैं। उन्होंने निकम्मा, विभाजनकारी राजनीति, आरक्षण का भयावह दृश्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगर आरक्षण को लेकर उनकी ऐसी ही सोच है तो आरक्षण का लाभ उठा रहे दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के प्रति उनके क्या विचार होंगे? क्या वो उन्हें निकम्मा मानते हैं? चुप्पी तोड़ो योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बुलडोजर वाले बयान पर पलटवार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बुलडोजर चलाना कांग्रेस का नहीं बल्कि बीजेपी सरकार का काम है। खड़गे ने कहा, बुलडोजर चलाना उनकी सरकार का काम है, हमने कभी बुलडोजर नहीं चलाया। ये भगवान का मंदिर ट्रस्ट की ओर से बनाया जा रहा है, ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम खुद लोगों को भड़का रहे हैं। ये जो भड़काऊ भाषण देते हैं उस पर एक्शन होना चाहिए। चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। खड़गे ने कहा कि जो चीज़ें हम नहीं कर सकते, जो चीज़ें मुमकिन नहीं हैं, उनका नाम लेकर लोगों को भड़का रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद हर चीज़ की सुरक्षा होगी, हमारी सरकार संविधान से चलेगी। मुंबई में खड़गे ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी और पूर्व निजी सचिव वैभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटनाक्रम दिल्ली पुलिस द्वारा मालीवाल की शिकायत के बाद सामने आया। मालीवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जब वो 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर गईं तो वैभव कुमार ने उन्हें 7-8 बार थप्पड़ मारे, उनकी छाती और पेट पर बार बार लातें मारी। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस मालीवाल को क्राइम सीन समझने के लिए अरविंद केजरीवाल के आवास पर ले गई थी। 30 हज़ारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान भी दर्ज किया गया। अरविंद केजरीवाल के करीबी वैभव कुमार को दिल्ली पुलिस के हिरासत में लिए जाने पर आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के प्रमुख संजीव नासियर ने प्रतिक्रिया दी। संजीव नासियर ने कहा कि उन्हें अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वैभव कुमार को पुलिस लेकर गई है, उससे पहले कोर्ट में हमने एप्लीकेशन दी है। जो एफआईआर पूरे देश में सर्कुलेट हो रही है वो अभी तक वैभव कुमार और उनके वकील को नहीं मिली है। 4 बजे वो ऑर्डर रिजर्व है, लेकिन बिना किसी नोटिस के पुलिस वैभव कुमार को लेकर आई है। 41A का नोटिस जरूरी होता है। हम अंदर जाकर जानना चाहते हैं कि पुलिस वैभव कुमार को पूछताछ के लिए लाई है या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। संजीव नासियर ने कहा कि हमें वैभव कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो कानूनी तौर पर गलत है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जब कोई महिला इस तरह के आरोप लगाती है तो लगता है कि उनकी बातों में सच्चाई होगी। हमें भी स्वाति मालीवाल जी के मामले में यही लगा था, लेकिन जब कल सीएम आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया उसमें कुछ अलग ही दिख रहा है। वीडियो में स्वाति जी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को धमका रही होती हैं। वह जो मारपीट और कपड़े फाड़े जाने का आरोप लगा रही हैं, उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। वो तो आराम से बैठी हुई हैं। बीजेपी की एसीबी ने स्वाति जी पर केस किया हुआ है और उसमें अभी फैसला आना बाकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी स्वाति जी के संपर्क में हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा लंदन से वापस आ गए हैं। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात भी की। अब मुलाकात का कारण क्या था, क्या बातचीत हुई, अभी ये साफ नहीं है, लेकिन इसे एक बड़ी सियासी घटना के रूप में देखा जा रहा है। असल में राघव चड्ढा लंबे समय से राजनीति में सक्रिय नहीं चल रहे थे। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे, राघव भी तभी से चुप बैठे थे। उनकी तरफ से ना कोई ट्वीट हो रहा था, ना कोई बयान जारी किया जा रहा था। कहा गया कि राघव अपनी आंखों का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कुछ अलग तरह की अफवाहों को हवा मिलने लगी थी। कहा तो यहाँ तक गया कि राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल तो नहीं हो जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा कुछ मिथकों को तोड़ देगी जो सभी को आश्चर्यचकित कर देगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करने और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इन सभी दक्षिणी राज्यों में लोगों से जिस तरह का समर्थन हमें मिल रहा है, उससे मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूं कि भाजपा दक्षिण भारत में सबसे बड़ी पार्टी होगी। खड़गे ने कहा कि जनता लड़ रही है, जनता जीतेगी। लोगों में नाराजगी है, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन उसके मुताबिक नहीं चलते हैं। मुंबई में बीएमसी चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये मोदी की राजनीति है। कर्नाटक में तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है। गोवा, एमपी, गुजरात में भी यही किया, ये उनकी नीति है। गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 48 में से 46 सीटें मिलेंगी। अमेठी में क्षत्रिय समुदाय के लोग स्मृति ईरानी के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं।
कसम खा रहे हैं और लोगों को कसम खिला रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है। करनी सेना के लोग अमेठी में घूम घूम कर लोगों को इस बात की कसम खिला रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है। ये लोग बीते कुछ समय पहले कांग्रेस नेता दीपक सिंह के खिलाफ मुकदमे से नाराज चल रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बीजेपी में उनके समाज के कद को घटाया जा रहा है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह का कहना है कि जो भी पार्टी महिला का सम्मान नहीं करती है, हम उसका विरोध करते हैं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय चुनाव का उम्मीदवार अगर महिला का अपमान करता है तो बीजेपी के मुखिया और शीर्ष नेतृत्व अपना मुंह नहीं खोलते हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने कसम खाई है ये भाजपा के हर नेता का विरोध करेंगे और उनको वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया उसने हमें मजदूर बनाकर रख दिया है। महिपाल सिंह ने तो यहाँ तक कह डाला कि हम इस बार ऐलान करते हैं कि पूरे देश के राजपूत समाज के लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे। स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह ने कहा कि एक सांसद महिला होकर महिला सम्मान के ऊपर बात नहीं करती हैं, संसद में महिलाओं को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठाती हैं, तो उन्हें ये बोलने की कोई हक नहीं है कि हम दिल्ली में महिला सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजनाथ सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि जिन राजनाथ सिंह ने भाजपा को पूरे देश में प्रमोट किया, उन्हीं को भाजपा ने साइडलाइन कर दिया। नरेंद्र सिंह तोमर को सीएम बनाने के नाम पर एमएलए बनाकर छोड़ दिया। महिपाल सिंह ने कहा कि उनके पास ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिससे यह पता चलता है कि भाजपा में क्षत्रिय समाज का कद कम होता जा रहा है। इसी को लेकर करनी सेना के लोग अमेठी में बीजेपी के खिलाफ लोगों से कस्में खिलवा रहे हैं कि उन्हें वोट नहीं देना है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।